हिंदी हम वतन है, हिंदोसता हमारा, हिंदी के प्रतियोगी छात्रों स्वागत है तुम्हारा। तो आइए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक आदिकाल के अनमोल प्रश्नों पे। और अगर आप इस चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा जब तक कि ये प्रश्न आपके दिल में उतर न जाए। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और ये आपके सामने है पहला प्रश्न। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? तो आपको बताना है कि ये जो बीसल देव रासो है ये रचना कितने भागों में बांटी गई है, कितने भागों में लिखी गई है। तो आपका टाइम शुरू होता है। टिक 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 टिक, जल्दी आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने भागों में बांटी गई है। तो ये बांटी गई है 4 भागों में। तो आप जानते हैं बीसल देव रास जो रचना है ये आपसे इस रचना पे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्रथम 12 मासा। तो प्रथम 12 मासा का वर्णन इसी रचना में मिलता है। तो इस प्रश्न के अलावा आपसे और जो प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं वो है प्रथम 12 मासा इसी रचना में मिलता है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरे टाइप का इस पे आपसे प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है कि ये जो 12 मासा इस रचना में जो प्रथम बार मिलता है किस महीने से शुरू होता है, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न पुटअप कर सकता है कि किस महीने से शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा कार्तिक महीने से शुरू होता है। तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है। तो हर प्रश्नों पे हमारी एक विशेष रणनीति होगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ध्यान से प्रश्न को समझना है और अपना उत्तर सेलेक्ट करना है। कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अवहट्ट एक शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए डिंगल है, तीसरा अवहत्थ है और चौथा देश भाषा है। तो इन चारों में से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपको ध्यान देना है, नहीं वाला बताना है। डिंगल, अवहट्ठ, अवहत्थ या देश भाषा। अभी तक आपका ट्रिक लग जाना चाहिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप सेलेक्ट करिए। अवहट्ठ जानते ही हैं, डिंगल, अवहत्थ और देश भाषा। देश भाषा। चलिए हम अब आपको आंसर देते हैं। सही आंसर होगा डिंगल। कैसे? क्योंकि ये राजस्थानी मिश्रित के लिए है डिंगल, आप जानते हैं। तो ये राजस्थानी के सेंस में चला जाता है। बाकी का ये तीनों नाम आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये तीनों नाम प्रयुक्त होते हैं अपभ्रंश के लिए और डिंगल उनसे भिन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिंगल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वज्रयानियों का केंद्र कौन सा पर्वत था? जो सिद्ध लोग थे, ब्रजयानी सिद्ध, उनका केंद्र कौन सा पर्वत था? आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन इसके लिए गोवर्धन पर्वत, श्री पर्वत या हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए। राइट आंसर इज हियर बी ऑप्शन, श्री पर्वत। तो ये ब्रजयानी सिद्धों का तपस्या इत्यादि का ये पर्वत था, उनका कार्य क्षेत्र यहाँ पे था। तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फागु काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ आपको बताना है। ये प्रश्न देखिए। फागु काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ। फर्स्ट ऑप्शन जिनचंद सूरी फागु, श्री नेमिनाथ फागु, स्थूलिभद्र फागु या बसंत बिलास फागु। बताइए। 1
2, 3, 4। कौन सा है सही? क्या आपको उत्तर आ रहा है? चलिए हम बताते हैं। राइट आंसर है ए, जिनचंद सूरी फागु। ये फागु काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमल गंध बटा संद हंस गति चलत मंद मंद। ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाल या सरहपा? सेलेक्ट करिए। अनमोल प्रश्न है ये। हमें लगता है कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और भी इस तरीके के अदर स्टेट के जो टीजीटी पीजीटी हैं, और तो उनके लिए एक क्लास लेवल का यहाँ पे आदिकाल से प्रश्न हमने कलेक्ट किया है। तो आपको इसका उत्तर देना है। ये पंक्ति किसकी है? आपको लग रहा है कि ये विद्यापति की भी हो सकती है, और बिसल देवरास नरपति नाल की भी हो सकती है, सरहपा की भी हो सकती है, चंद्रबरदाई की भी हो सकती है, लेकिन इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। तो इस तरीके के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस तरीके के प्रश्न हैं। तो अपभ्रंश का व्यास आप जानते हैं, प्रचलित प्रश्न है, और जो लोग नए हैं वो जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। हर एक प्रश्न का एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ आते हैं वो सिर्फ पढ़े नहीं, ऐसा याद करें कि उन्हें कंप्लीटली याद हो जाए, दोबारा परीक्षा में उसे गलत ना करें। तो अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? चलिए राइट आंसर है स्वयंभू व्यास। और इन्हीं अपभ्रंश के कवि स्वयंभू जी को वाल्मीकि भी कहते हैं। यानी कि अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इसे ही कहते हैं, स्वयंभू को। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भो वाल्मीकि भो व्यास। तो इस कोड से आप याद कर सकते हैं, भो वाल्मीकि भो व्यास। ये जब भी ये दोनों आते हैं, तो जब भी आए आपका ट्रिक सीधे स्वयंभू पे लगना चाहिए। ऐसा क्यों स्वयंभू पे लगना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि रामायण की रचना, दुनिया की जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रचना है वाल्मीकि की रामायण, तो वो पहले हैं जिन्होंने कविता कही थी, तो प्रथम हैं वो। इसीलिए इनको भी वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हरदम के लिए याद हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन जो होता है बार बार, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? ये भी बनाता है प्रश्न। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हरदम आंसर आएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत आंसर आएगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, भवभूति पुष्पदंत। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे ढेर सारा तो ये कंफ्यूज करने लगता है। तो आपको हरदम क्लियर रखना है कि ये पुष्प यानी कि फूल का दांत भूत बन जाता है, गिर जाता है, मतलब
टूट के गिर जाता है तो भूत बन जाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न पे। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? ये भी प्रसिद्ध प्रश्न है। वीर काल, आदिकाल को वीर काल। तो आप जानते हैं कि आदिकाल का जो काल है वो उस समय का परिवेश युद्ध का था, युद्ध का वर्णन इत्यादि। तो उसकी विशेषता को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकाल को क्या नाम दिया था? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना उत्तर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। और वीर काल किसने कहा? वीरता का वर्णन था, इसलिए इन्होंने भी वीर काल कहा। तो चलिए राइट आंसर देते हैं। वीर काल कहे हैं डी ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। तो इसे आप हरदम के लिए याद कर सकते हैं कि वीर वही हो सकता है, वीर वही होगा जो विश्व का नाथ है। इससे बड़ा वीर और कोई नहीं होता है। तो जो विश्व का नाथ होता है वही वीर होता है, अर्थात वीर काल उसने ही कहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये किसका कथन है? तो समझना होगा आपको और उत्तर देना होगा नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, अर्थात इस कथन का मतलब आशय ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आदिकाल के अंतर्गत क्या अपभ्रंश बढ़ता जा रहा है या अपभ्रंश का उसमें क्या मिला जुला स्वरूप है जो हिंदी तक आया है। तो इस प्रकार का प्रसिद्ध जो कोटेशन है, बताइए बताइए 1 2 3 या 4। चलिए सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने कहा कि आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये प्रसिद्ध कोटेशन को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश का संपादन किसने किया है? राइट आंसर क्या है? हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची। और ये सरहपा है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये है सरहपा और ये हैं राहुल सांकृत्यायन। तो आपको राइट आंसर पे ट्रिक लगाना है और राइट आंसर है बी, प्रबोध चंद्र बागची। इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल के नामकरण के लिए आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों को चुना था उनमें से अपभ्रंश की कितनी पुस्तकें हैं? यही प्रश्न है। इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदिकाल के नामकरण के लिए आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों को आधार बनाया उनमें से अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो 12 पुस्तकें थीं उनमें से अपभ्रंश की कितनी पुस्तकें थीं। तो आपके लिए ऑप्शन है ए 8 थीं, बी 4 थीं, सी 6 थीं या डी 5 थीं। आंसर दीजिए 1 2 3 या 4। तो सही उत्तर है 4 पुस्तकें, बी ऑप्शन। 4 पुस्तकें आपकी थीं अपभ्रंश की और 8 पुस्तकें थीं देश भाषा की। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों जगह से प्रश्न बन सकता है। तो 8 पुस्तकें देश भाषा की थी और 4 पुस्तकें अपभ्रंश की थी, कुल 12 पुस्तकें थीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 11वां प्रश्न आपके लिए ऐसा है जिसे हम आपकी सुविधा के लिए बड़ा कर लेते हैं। भृंग भृंगी संवाद के रूप में हाँ सही है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई कौन सी रचना है?
तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो या चंदायन या कीर्तिलता या कीर्तिपताका। भृंग भृंगी संवाद, भौरा भौरी कह सकते हैं, इसके उनके संवाद के रूप में लिखी गई कौन सी रचना है? सही उत्तर चुनिए 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर है सी, कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है वो भृंग भृंगी, भौरा भौरी कह सकते हैं आप, भौरा या भ्रमरी। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि ये भौरा और भ्रमरी लता पे ही हरदम रहते हैं, लता पे रहते हैं। तो जब भी आएगा तो आप कीर्तिलता पे सही उत्तर लगा पाएंगे। भौरा भौरी लता पे गुंजमान रहते हैं, भ्रमर करते रहते हैं, इसलिए कीर्तिलता भौरा और भ्रमरी पे हो जाएगा। अब ये यहाँ से इसी तरीके का एक और प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किस संवाद पे लिखी गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है सुख सुखी संवाद। सुख और सुखी के संवाद पे, सुख सुखी संवाद पे लिखी गई है। और ये बात, अब तीसरा प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि ये बात किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही कि सुख सुखी संवाद पे लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, हिंदू बोले दुरहि निकार, तुर्का बोले भभकी मार। ये किसकी पंक्ति है? ध्यान से सोचिए। ऑप्शन आपके लिए हैं रैदास, दादू दयाल, कबीरदास और विद्यापति। कौन सा सही है? हिंदू बोलते हैं दुरहि निकार, तुर्का बोले भभकी मार, किसकी पंक्ति है? राइट आंसर है, आपने क्या टिक लगाया? राइट आंसर है डी, विद्यापति। और इसी पे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो जब आपसे रचना पूछेगा तो आपको बताना है कीर्तिलता की हैं। ये पंक्तियाँ कीर्तिलता की हैं। ओके, 13वां प्रश्न पे चलते हैं। ढम ढमई ढम ढम ढकार, ढंकोर ढोल ढोली जंगिया। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? सोचिए और उत्तर दीजिए। मैंने कहा था प्रश्न दमदार हैं, ढम ढम करने वाले हैं। पृथ्वीराज रास हो, हम्मीर रास हो, परमाल रास हो या रणमल्ल छंद। तो भाई बहुत लड़ाई उड़ाई होती थी। पृथ्वीराज रासों में भी इस तरीके के, हम्मीर रासों में भी वीर योद्धा, इस तरीके की युद्ध वाली बातें हुआ करती थीं। और परमाल रासों तो सब इसी से भरा हुआ है। और एक और रचना है रणमल छंद। तो राइट आंसर क्या है? आप जल्दी से बताइए। राइट आंसर है रणमल्ल छंद। रणमल्ल छंद। बताइए इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जानते हैं आप? जरूर जानते हैं। ओके, चलिए बता देते हैं। श्रीधर पाठक जी की रचना है। श्रीधर पाठक की रचना है। और ये राठौर के राजा रणमल्ल और जफर खां के बारे में लिखी गई, यानी कि राठौर के राजा रणमल्ल की जफर खां पे विजय दिखाई गई है इस रणमल्ल छंद में। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया है। और आप श्रीधर को बस याद रखिए। श्रीधर पाठक आधुनिक में चले जाएंगे, आधुनिक में नहीं जाना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। श्रीधर, तो श्रीधर इनकी रचना है रणमल्ल छंद। और इसमें राठौर के राजा रणमल्ल की जफर खां पे विजय दिखाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके की पंक्ति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14वां, हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है।
और इसकी बड़ी प्रशंसा किए हैं हिंदी साहित्य के, क्या कहा जाए, मील के, इतिहास लेखन के मील के पत्थर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आप बताएंगे कि किसकी पुस्तक है हिंदी कोविद रत्नमाला? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, श्याम सुंदर दास जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसकी प्रशंसा करते हैं और अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इसकी मदद भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, संदेश रासक में किस नगर की कथा है? अब्दुल रहमान की जो संदेश रासक है उसमें किस नगर की कथा का वर्णन है? ऑप्शन ए है बिक्रमपुर की, और बी है बैताल नगर की, सी है चित्तौड़गढ़ की, और डी है जैसलमेर की। तो आपका उत्तर क्या है? ट्रिक लगाइए और हमें बताइए। अगर इन जो भी हम प्रश्न हल कर रहे हैं इन प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके हिसाब से कौन सा सही उत्तर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा और आपका दोनों का ज्ञान वर्धन होगा। चलिए, संदेश रासक में किस नगर की कथा है? राइट आंसर है बिक्रमपुर की कथा है, ये सही उत्तर है। इसमें बिक्रमपुर की बैरागिनियों की कथा कही गई है। तो आपको ऐसे अपना उत्तर चुनना है। 16वें नंबर पे चलते हैं। आपको प्रश्न आपके लिए है, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत एवं देवसेन में सबसे प्रथम कवि कौन है? चारों में से सबसे प्रथम कवि कौन है, अर्थात पहला कवि कौन है, आपसे यही पूछा जा रहा है। कालक्रम वाला ये प्रश्न है। तो आप बताएंगे, कालक्रम लगाइए, कौन सा सबसे पहले आता है, प्रथम कवि कौन सा है? स्वयंभू है, देवसेन है, सरहपा है, पुष्पदंत है? तो आपका राइट आंसर क्या है? तो ये बहुत ही काम का प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। इन चारों में से कहीं पे आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो इन चारों को आपको बिल्कुल जुबान पे इनकी डेट होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आएंगे वो हैं सरहपा। सरहपा आएंगे, इनका टाइम आप लोग जानते ही हैं, 769। इसके बाद आएंगे स्वयंभू, 783। तो 69 एक 70 और ये 13 एक 14। तो इतने साल बाद स्वयंभू आ जाएंगे। अगला जो देवसेन है ये आते हैं 933 में, ये डेट आप लोगों को तो याद ही होगी। और पुष्पदंत आते हैं 972 में, ये 10वीं शताब्दी में आते हैं। तो पहला कवि कौन हो गए? ये देखिए 769 प्रथम कवि। तो आपका उत्तर हो गया सरहपा। और अगर आपको ये सब डेट नहीं याद हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पापा की पूजा करते हैं, उनको देवता के समान मानते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे बोलना है, पापा स्वयं ही देव होते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करो। तो पापा, ये हो गए पापा, पापा हो गए सरहपा। स्वयं ही, पापा स्वयं ही देव हैं, तो ये स्वयं, पापा स्वयं देव हैं। तो पिता जो होते हैं वो देव के समान होते हैं। तो पापा स्वयं ही देव हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करो, पुष्प चढ़ाओ, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो है ना कमाल की ट्रिक। ये है पापा स्वयं ही देव हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करो। तो ये चारों का क्रम आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला कदम है, पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है? चलिए हल करते हैं। पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन आपके लिए है, अपभ्रंश संयुक्त भाषा है, या अपभ्रंश मिश्रित भाषा है, या अपभ्रंशोत्तर भाषा है, या अवहट्ट मिश्रित भाषा है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि पुरानी हिंदी आप लोग जानते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पुरानी हिंदी नाम हिंदी को किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। और अब इसी सेंस में पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य, मतलब पुरानी हिंदी कहने से हम क्या समझें? तो पहला ऑप्शन देखिए, अपभ्रंश संयुक्त भाषा, यानी कि अपभ्रंश मिली हुई भाषा। अपभ्रंश मिश्रित, वही बात है, अपभ्रंश मिश्रित। और फिर अपभ्रंश उत्तर भाषा या अवहट्ट मिश्रित भाषा। तो अब तक आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा। हम करते हैं सही आंसर पे चलते हैं, और सही आंसर है अपभ्रंश उत्तर भाषा। अवहट्ट मिश्रित। तो इन्होंने जो चंद्र शर्मा गुलेरी ने जो फैक्ट प्रयुक्त किया है वो यही किया है, उत्तर अपभ्रंश या अपभ्रंश उत्तर भाषा। तो इस सेंस में यही उत्तर ज़्यादा सटीक होगा। कुछ लोग इसे भी कह सकते हैं अवहट्ट मिश्रित, यानी कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आती है और अवहट्ट के ज़्यादा लक्षण मिल करके हिंदी बनती है। तो अगर चंद्र शर्मा गुलेरी के सेंस में बात किया जाए तो राइट आंसर अपभ्रंश उत्तर भाषा होगी। ये वाला टर्म्स यही यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो इससे आप जानते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है। टिक लगाइए, टिक लगाइए। धारसेन, धारसेन द्वितीय, धारसेन द्वितीय हैं, इनके शिलालेख में मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्म पुराण की रचना किसने किया? बताइए। महर्षि वेद व्यास, स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत। चारों में से क्या सही उत्तर है? चुनिए, ए, बी, सी या डी। चलिए हम बताते हैं पद्म पुराण। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा तो पुष्पदंत ने भी लिखा है, कुछ कुछ स्वयंभू ने भी लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा है? मतलब किस क्षेत्र में सिद्ध साहित्य की रचना हुई और सिद्ध लोग ज़्यादा रहते थे? तो पहला ऑप्शन आपके लिए है पश्चिम उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। सिद्ध साहित्य, तो याद रखिएगा, सिद्ध साहित्य पूर्वोत्तर भारत राइट आंसर होगा आपके लिए। ये असम और हिमालयी क्षेत्र वाला जो इलाका है, इधर ही सिद्ध लोग उनका केंद्र रहा है। तो इसको आप हरदम के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको सिद्धि कहाँ मिल सकती है? पहाड़ों पे मिलती है, हिमालय की कंदराओं में सिद्धि मिलती है ना, सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि सिद्ध साहित्य, जैसे ही सिद्ध आएगा समझिए कि सिद्धि कहाँ मिलती है? हिमालय की तरफ, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में। तो राइट आंसर पूर्वोत्तर भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले दे चुका हूँ, तुरंत टिक लगाइए बगैर कुछ सोचे। वाल्मीकि वही हैं, वाल्मीकि स्वयंभू, पुराने वाले सबसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 22वां प्रश्न जो है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? ये आपको बताना है।
सुमन राजे ने कहा है, शंभुनाथ सिंह ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है कमल कुलश्रेष्ठ। यहाँ पे आप अंधकार काल पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में ये भी जानना चाहिए कि अंधकार काल किसी और काल के लिए भी कहा गया है और किसने कहा है। अंधकार काल रीतिकाल को भी कहा गया है और किसने कहा? त्रिलोचन ने कहा है। तो ये भी प्रश्न साथ साथ तैयार करते रहिए, क्योंकि हिंदी में कहीं से भी किसी भी तरीके का प्रश्न पुटअप करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो प्रश्न है प्रारंभिक काल आपको परेशान करने वाला प्रश्न है। देखिएगा पुस्तकों में मिस्र बंधु जी, ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा जानते ही हैं उन्होंने क्या कहा? चारण काल कहा। तो ये होंगे नहीं। ग्रियर्सन ने भी ऐसा ही कहा है। मिस्र बंधु जी और गणपति चंद्रगुप्त में यहाँ पे आपको प्रश्न फंसा देगा। तो आपको विचार करना है और सोचना है और अपना उत्तर देना है। और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे सुझाएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं इस पर टिक लगाऊंगा, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त पे लगाऊंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिस्र बंधुओं ने, आप देखेंगे अब यहाँ पे इसी का सगा हुआ क्लोन वाला जो प्रश्न बनता है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। आरंभिक और प्रारंभिक में काफ़ी विवाद रहा है, एक ही जैसा है। तो मिस्र बंधु लोग क्या करते हैं, वो लोग भी आदिकाल को हर 2-3 पुस्तकों में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा कि मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। अब उस विभाजन में जब वो लोग प्रारंभिक काल कहते हैं तो उसको 2 भाग में बांटते हैं, विभाजन करते हैं, और एक को बोलते हैं पूर्व आरंभिक काल और फिर बोलते हैं उत्तर आरंभिक काल। पूर्व और उत्तर करके बोलते हैं। तो आरंभिक का प्रयोग करते हैं। तो आरंभिक काल आता है जब परीक्षा में, तो मिस्र बंधु पे टिक लगना चाहिए, और जब प्रारंभिक आता है तो गणपति चंद्रगुप्त पे लगना चाहिए। इस सेंस से मैंने यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त को लगाया है, और आप अपने सेंस से बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो काव्य का प्रथम उद्धारकर्ता कौन है? अर्थात पृथ्वीराज रासो अपने मूल में उसको हम लोग के सामने कौन ले आया, उसके मूल में उद्धारकर्ता। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। चूज करिए अपना उत्तर। कर्नल जेम्स टॉड, चार्ल्स इलियट, फ्रेडरिक पिंकार्ट या वेलेस्ली। जल्दी टिक लगाइए। इसका सही आंसर है ए, जेम्स टॉड। इन्होंने काफ़ी महती भूमिका निभाई है पृथ्वीराज रासो को उसकी प्रसिद्धि दिलाने में, उसके मूल रूप में उपस्थित कराने में, संपादन इत्यादि का काम इन्होंने किया था। तो इस तरीके से 25वें प्रश्न पे चलते हैं। चंद छंदों का राजा है, ये कथन किसका है? चंद यानी पृथ्वी राजरासो का रचयिता चंद्र बरदाई छंदों का राजा है, ये वाली उक्ति किसने कही है? उनके बारे में सही आंसर दिया आपने।
लीजिए, ये आंसर है सी। नामवर सिंह ने कहा है कि चंद छंदों का राजा है। अब इसी का सगा भाई वाला प्रश्न आपको हम बता देते हैं कि चंद क्या है? छप्पयों का भी राजा है। ये भी प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद छप्पयों का राजा है। ये कोटेशन चंद के लिए ही किसने कहा है? इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इन प्रश्नों को हम लोग साथ साथ तैयारी करते हुए चल रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है डायमेंशनल हो पाए और कोई सा भी आया हुआ प्रश्न आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, या अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, या पूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे और सही उत्तर पर निशान लगाइए। और वो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। तो देखिए, उन्होंने ही कहा था कि हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो रहेगा और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई रहेगा, लेकिन अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। और इससे संबंधित उनके और भी कोटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है पृथ्वीराज रासो के बारे में, किसने कहा कि यह ग्रंथ पूरा जाली ग्रंथ है? जाली ग्रंथ कह दिया, जाली ग्रंथ कह दिया। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा कि ये जाली ग्रंथ है। दूसरी बात, किसने कहा कि ये भांटों का वाकजाल है? क्या कहा है? भांटों का वाकजाल कहा है। भांटों का वाकजाल कह दिया इसको। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। तो इस तरीके से आपको अध्ययन करते चलना है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में कहाँ की संस्कृति का चित्रण किया गया है? ऑप्शन आपके लिए है बनारस, और बी ऑप्शन है राजस्थान, गाजीपुर या चित्रकूट। इन चारों में से आपको उत्तर चुनना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में कहाँ की संस्कृति का चित्रण किया गया है? बताइए, टिक लगाइए, कौन सा सही है? तो जान लीजिए, इस ग्रंथ में बनारस की संस्कृति का चित्रण दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति की कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया गया है? ए चित्तौड़ का, बी सिंहपुर का, सी जौनपुर का और डी पाटलिपुत्र का। कीर्तिलता विद्यापति बिहार के रहने वाले हैं, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन सही होगा या नहीं? जौनपुर, सिंहपुर, चित्तौड़। चलिए टिक लगाइए, जल्दी करिए। और ये सारे प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा ताकि मैं इस तरीके के प्रश्न आपकी तैयारी करने के लिए मैं ऐसे ही लाता रहूं। आपको अगर ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सही उत्तर क्या है? विद्यापति की कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये प्रश्न आप बताएं। देखत में तो साधु है,
निपट पाप की खान किसकी पंक्ति है? ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखत में तो साधु है निपट पाप की खान, इस पंक्ति के रचनाकार रैदास, कबीर जी, खुसरो जी और दादू जी। दादू दयाल ऐसा ही लिखते हैं, रैदास भी ऐसा ही लिखते हैं, कबीरदास भी ऐसा ही लिखते हैं, और खुसरो तो ऐसे नहीं लिखते हैं भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 29वां। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपने टिक लगा दिया होगा, लेकिन आपका उत्तर गलत होगा। सही आंसर है सी, खुसरो, अमीर खुसरो। है ना कमाल का प्रश्न, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देसिल बयाना सब जग मिठा किस रचना की पंक्ति है? पद्मावत की है, पदावली की है, कीर्तिलता की है, या कीर्ति पताका की है? तो ये विद्यापति जी की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये किस रचना की पंक्ति है? पदावली में से आया है कि पद्मावत में से आया है कि कीर्तिलता या पताका? और राइट आंसर है कीर्तिलता की पंक्ति है। तो जो आपकी देसी भाषा होती है ना, वो आपको बहुत प्यारी होती है, सब जग में मीठे के जैसे होती है। तो ये कीर्तिलता में आई हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति। अब इसको बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन कबीरदास है, दूसरा रैदास है, और सी दादू दयाल हैं, और डी पे हैं धर्मदास। तो धर्मदास जानते हैं कबीरदास जी के अनुयायी, दादू दयाल जी, रैदास जी, कबीरदास जी, या कबीर खुद ही लिखे हैं कि कबीर ऐसा है, धमका के बोलते हैं कबीर। तो आप अपना उत्तर आपने चुन लिया। तो राइट आंसर क्या है? दादू दयाल की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, बड़ाई कर रहे हैं, इनके दादा हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का स्केच, ये एक हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तक है, और इसके लेखक आपको बताना है। पहला ऑप्शन है के महोदय, दूसरा ऑप्शन है गिब्स, और तीसरा ऑप्शन ग्रियर्सन, और चौथा ऑप्शन कर्नल टाड। हिंदी साहित्य का स्केच, सही उत्तर क्या है? बहुत लोगों ने लगा दिया होगा, लेकिन बहुतों को नहीं आ रहा है। तो चलिए हम याद ही करा देते हैं। आप लोग जानते हैं, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है गिब्स, तो जो लोग क्रिकेट जानते हैं वो हर्सल गिब्स को ज़रूर जानते होंगे। हर्सल गिब्स दुनिया का नंबर 1 फील्डर क्रिकेट को दिया था, और ये बैट्समैन भी वैसा ही था। और ये क्या करता है, ये बैट से तो सभी लोग 6 मार देते हैं, और ये बंदा स्केच पेन वाला, जो आप स्केच देखते हैं ना, स्केच, ये पेन का स्केच, इसी से 6 मार देता है, 6 मार देता है। तो जैसे ही आए हिंदी साहित्य का स्केच, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्केच से छक्का हर्सल गिब्स ही मारता है। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। चलिए, है ना मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पे, और ये प्रश्न आपसे बोलता है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, ये बात किसने कही है? तो ये सब लोग जानते हैं कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल शंकरितैन ने माना। कहीं पे अगर बताने में गलती हो जाए तो आप उसे अंडरस्टूड करिएगा और बताइएगा कि कहीं से मिस्टेक हो गया है। ओके, तो इन लोगों का भी आप याद कर लीजिएगा कि राम कुमार वर्मा के कौन हैं, शिव सिंह सेंगर के पहले कवि कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल के कौन हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 34वें प्रश्न में, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है?
उपदेश रसायन रचना है उसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि हैं या धनपाल हैं, जिनदत्त सूरि हैं या धर्म सूरि हैं? टिक लगाइए। ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, आप लोग जानते हैं। तो सही उत्तर क्या है? उपदेश रसायन के रचयिता, सही उत्तर सी, जिनदत्त सूरि। तो जिनको ये नहीं याद है उपदेश रसायन रास, तो उनको कैसे उनके दिल में हम उतार देते हैं छुरी की तरह। ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है जिन। भोजपुरी में आप सुने होंगे, जिंद मतलब हमको मत दो, क्या? उपदेश। कोई भी आदमी जब आपको उपदेश देने लगता है तो आप बोर हो जाते हैं, बोलते हैं अपना उपदेश बंद करो। तो यही है जिंद उपदेश, उपदेश जिंद। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी आएगा उपदेश तो आप उपदेश किसी का नहीं सुनना चाहते हैं तो जिंद से उपदेश को जोड़ लेंगे और ये आपको रचना पूरे अपने बुढ़ापे तक के लिए याद हो जाएगी, कभी भी एग्जाम में आएगी, गलत नहीं होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? प्रभुदयाल मित्तल की, मोतीलाल मेनारिया की, नामवर सिंह की या परशुराम चतुर्वेदी की? सही पे आपको टिक लगाना है और सही का टिक क्या है? आप लोग इसे जानते हैं, वेरी गुड, परशुराम चतुर्वेदी की है। 36वें पे चलते हैं। पृथ्वी रासों में कथा विभक्त है 69 स्कंध में, भाग में, सर्ग में, अध्याय में, और एक और आपको हम ऑप्शन दे देते हैं समय में। चलिए चुनिए, 69 स्कंदों में है कि भागों में है कि सर्गों में है कि अध्याय में है कि समय में है? किस में बांटा गया है कथा? तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 69 समय, यानी कि वही भाग या समय, समय अध्याय को ही समय कहा गया है यहाँ पे। तो इस तरीके का ये आंसर हो जाएगा। 37वां, साहित्य के इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? आपको बताना है कि कैसा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन इसके लिए, इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है आपके पास यथार्थ उन्मुख विकासवादी। क्या ऐसा दृष्टिकोण भारत का रहा है साहित्य के प्रति? या दूसरा ऑप्शन आदर्श उन्मुख अध्यात्मवादी रहा है, या वस्तुपरक तथ्य परक रहा है, या यथार्थ उन्मुख विज्ञानवादी रहा है? सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है बी ऑप्शन, आदर्श उन्मुख अध्यात्मवादी। इस तरीके का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण हम भारतीयों का रहा है। और पाश्चात्य देशों का क्या रहा है? वो लोग यथार्थ की बात करते हैं और विज्ञान परक इतिहास लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आदर्श उन्मुख अध्यात्मवाद हम लोगों का दृष्टिकोण रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी यथार्थ की तरफ आए जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रवेश करते हैं इतिहास लेखन में, और वो जिस पद्धति को अपनाते हैं वो है विधेयवादी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, विधेयवादी। तो इतिहास लेखन की सर्वप्रसिद्ध और उत्कृष्ट जो विधि है वो है विधेयवादी। इसके जन्मदाता तेन हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इतने डायमेंशन वाले प्रश्न को आपको याद रखना है। और विधेयवादी में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं इस दृष्टिकोण में। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, और तीसरा है क्षण। तो ये भी पूछता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और विधेयवादी के जन्मदाता कौन है, यहाँ से प्रश्न बनता है।
और आचार्य शुक्ल की पद्धति क्या है, विधेयवादी है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न में 4 प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है। ओके, 38वें प्रश्न पे चलते हैं और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिलांकित कृति कौन सी है। तो ये फेमस प्रश्न है, आप इसका उत्तर जानते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरबेल या कुवलय माला। तो सही आंसर इसका आप लोग सही पे टिक लगाए होंगे, हमको उम्मीद है। सही आंसर है राउरबेल। राउरबेल शिलांकृत कृति है और इसके लेखक हैं रोडा। इस कृति से और भी प्रश्न बनते हैं। नायिका कौन है, राउल। राउल नायिका पे ये है। और इस पे प्रश्न बनता है कि नखशिख, हिंदी में जो नखशिख वर्णन की परंपरा शुरू होती है, नखशिख, नखशिख यानी कि नख, नाखून से लेकर के और सिख तक, सिर तक किसी नायिका का वर्णन किया जाए तो इस तरीके का वर्णन की शुरुआत राउरबेल से ही होती है। राउल इसकी नायिका है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, नखशिख वर्णन। और एक और प्रश्न जो इसमें बनता है वो है कि यही चंपू काव्य है। चंपू काव्य है ये, गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोरक्ष विजय किसकी रचना है? जल्दी से अपना उत्तर चुनिए। वल्लभाचार्य की है कि गोरखनाथ की है कि विद्यापति की है कि रामानुजाचार्य की है? गोरक्ष विजय। उत्तर चुनिए। विद्यापति, गोरखनाथ, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो आपने अगर सही पे टिक लगाया कि नहीं लगाया वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अन्य कालों पे भी इस तरीके की वीडियो ज़रूर लाऊं। गोरक्ष विजय ये रचना है विद्यापति की। ये वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इन सबों में कन्फ्यूजन हो सकता है गोरखनाथ पे, लेकिन आपको विद्यापति पे ट्रिक लगाना है, क्योंकि ये इनका एक नाटक है। ये विद्यापति जी का जो एकांकी नाटक है। ये इस नाटक की भाषा मैथिली है, मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके से, और ये गोरक्ष विजय जैसा कि नाम है, गोरखनाथ प्लस मच्छिंद्र नाथ पे, इन दोनों के वार्तालाप इत्यादि पे रचना लिखी गई है। तो गोरक्ष विजय जैसे ही आएगा, गोरखनाथ को नहीं लगाना है, वल्लभाचार्य को नहीं लगाना है और रामानुजाचार्य को भी नहीं लगाना है। विद्यापति की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? तो इसे आप सभी जानते हैं, चंद्र बरदाई को माना। 41 सॉरी, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? 41वां प्रश्न है। सरहपा, लुईपा, गोरक्षपा या कणहपा? सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान आपको बताना है। सरहपा बड़े कवि हैं कि गोरक्षपा हैं कि कणहपा हैं? तो इसका सही उत्तर है लुईपा। इसे सबसे ऊंचा स्थान लुईपा। तो जैसे ही इसे याद करने का आपको आसान तरीका है कि जैसे ही लुईपा आए तो आप समझिए ये क्या है। लुईपा मतलब लंबा, लंबा यानी कि ऊंचा, लंबा ऊंचा कद लुईपा का ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां प्रश्न है। का आ तरुअर पंच बिडाला, यह पंक्ति किस कवि की है? का आ तरुअर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी है? तो जैसे ये 5 बिडाल आए
तो इसको पकड़िए, ल, ला से आप लुईपा कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहा तरुअर पंच बिडाला, मतलब ये कौआ और ये 5 बिडाल, तरुअर वृक्ष, बिडाल लुईपा, इससे आपको कनेक्ट करके याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 43वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किसके द्वारा शुरू होती है? तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से टिक लगाइए, और इसका उत्तर है गारसा दत्तासी, जानते ही हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? आपने टिक लगा लिया होगा, लेकिन हम बताते हैं इसका उत्तर, जम्बू स्वामी रास। तो जब भी आपको उत्तर बताना है ऐसे बताएंगे, जम्बू मने जामुन खाना है, जामुन खाते हैं, जामुन खाएं स्वामी, जामुन खाएं स्वामी, सुर में धर्मसूरी। ये ऐसे बोल सकते हैं कि जामुन खाएं स्वामी धर के, धर, धर मतलब धर्म, धर के खाएं सुर, सुर में आके खाते हैं। जामुन, ये मान लीजिए जामुन है, और इस जामुन को धर के अपने हाथ में धर लेते हैं और एकदम सुर में खाने लगते हैं, ऐसे हैं इनके स्वामी, जम्बू के स्वामी। तो ये इस तरीके से आपको याद हो चुका है, मैं समझ गया हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न जो है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको याद करा देना, क्योंकि और आप पढ़ते ज़रूर हैं, ढेर सारा पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तब होता है जब आपके दिल में उतरा रहता है और कन्फ्यूज़न नहीं होता है। 125 में से आप जानते हैं हिंदी की जो मेरिट जाती है, अगर पेपर अपने नॉर्मल वे में बनता है तो 125 में से 15, 18, 20 तक सिलेक्शन होता है। इतना करने के बाद सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट पे आपको पढ़ना है कि जो आप पढ़े हैं उसमें से कन्फ्यूजन हो के गलत ना हो, बस यही सेलेक्ट होने के लिए आपको करना है। पढ़ना सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, बट पढ़े हैं तो गलत नहीं करेंगे, ये आपको हाई स्कोरिंग कराता है और आप सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधूत मत किस संप्रदाय का नाम है? जैन संप्रदाय का नाम है, या सिद्ध संप्रदाय का नाम है, या नाथ संप्रदाय का, या सूफी संप्रदाय का? अवधूत, तो आप सभी जानते हैं कि अवधूत शिव का एक नाम है, अवधूत शिव को बोलते हैं, और शिव जो हैं नाथों के मालिक हैं, तो नाथ संप्रदाय का ही नाम होगा। कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल करना है, अगर नहीं आता है तो आप अप्लाइड सेंस यूज़ करेंगे तो प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं 46वें प्रश्न पे और बताते हैं आपको कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? चरित काव्य किस साहित्य में ज़्यादा लिखे गए? अवहट्ट में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, या सिद्ध साहित्य में? तो इसका सही उत्तर है जैनियों के साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। तो ये 46वां का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न, अभी इसमें पूछा जा रहा है आपसे, खुमान रासो जो रचना है दलपति विजय की, इसमें कितने छंद प्रयुक्त हुए हैं? इस तरीके के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कितने छंद प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है, जल्दी से बताइए क्या सही होगा। शायद आपने नहीं बता पाया तो लीजिए, इसका सही उत्तर है 5000 छंद प्रयुक्त हुए हैं खुमान रासों में।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1272 मझारी, ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी, ये वाक्य खंड किस रचना की तिथि के बारे में आया हुआ है? मतलब कौन सी रचना की तिथि बताने के संदर्भ में ये वाक्य प्रयुक्त किया गया है? 1272 मझारी बहुत ही फेमस ये है। तो आपको बताना है पृथ्वी रासों के बारे में तिथि निर्धारण में, या परमाल रासों के बारे में, या हमीर रासों के बारे में, या बीसल देव रासों के बारे में। किसके बारे में, किसके तिथिक्रम को निर्धारित करने के संदर्भ में ये पंक्ति 1272 मझारी ये प्रयुक्त की गई है? सही पे टिक लगाइए। चलिए बताते हैं, सही आंसर डी होगा, बीसल देव रासो। और आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये पंक्ति दी है 1272 मझारी, तो ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी साहित्य के मसीहा हैं शुक्ल जी, और इनकी पुस्तक के हर पन्ने और शब्दों शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। 49वां प्रश्न आपके लिए है रणमल्ल छंद, ये शायद रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान करिएगा। रणमल्ल छंद नाम किसकी रचना है? तो ये सही आंसर आप जानते हैं, श्रीधर। रणमल्ल छंद नामक काव्य रचना श्रीधर की है। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, ये वाक्य इस चारों में से किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? किस कवि के बारे में व्याख्या या समीक्षा करते हुए ये वाला वाक्य कहा गया है? तो आप जानते हैं, आपके लिए पहला प्रश्न है जयदेव ऑप्शन है, और बी विद्यापति, सी सूरदास और बिहारी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, और ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी आप लोग जानते हैं, आचार्य शुक्ल जी का। और किसके लिए आया है? ये विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्ति कवि हैं, इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा था, उसी टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको इन प्रश्न दमदार लगे हों, आपकी सफलता में इन प्रश्नों का योगदान है, आपको लगता है कि ये प्रश्न वाकई अच्छे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस तरीके का आपका जो जुड़ाव है वो मुझे प्रोत्साहित करेगा और भी बेहतर आपके लिए वीडियो लाने की, और भी आपके लिए प्रश्न। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।